दोस्तों मैं बॉबी कुशवाहा आपके लिए एक फिजिक्स का पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट लेके आया हूँ। जैसा कि आपकी डिमांड के अनुसार ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम्स जल्दी जारी होने वाले हैं और उसी के लिए मैं फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट को कराऊंगा। बहुत ही अच्छे से कराऊंगा और आपको यही पता है ये कितना वेटेज रखता है, 25 क्वेश्चन का वेटेज रखता है। और ये क्लास आपको बता दूँ जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए, और जो 10th लेवल का 9th लेवल का जितना भी सब्जेक्ट होता है साइंस का, जो फिजिक्स का, उसको बहुत ही बारीकी से करेंगे और आपके एग्ज़ाम्स के लिए ये रामबाण साबित होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको ग्राफ दिख रहा है और ऊपर भी लिख रहा है बोर्ड पर, मेजरमेंट यूनिट, इसके बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। पहले इसका स्ट्रक्चर समझेंगे, आखिर ये पहला चैप्टर किस तरीके से है। देखिए, पहले समझते हैं कि फिजिक्स क्या होती है। फिजिक्स का मैं एक सिंपल सा उदाहरण दूं तो, या सिंपल सी डेफिनेशन दूं तो, फिजिक्स क्या है, एक फिजिकल वे है, यानी कि फिजिकली जो हम देख रहे हैं किस चीज़ को या महसूस कर रहे हैं या उसको मेजर कर सकते हैं, मतलब माप सकते हैं, दैट्स कॉल्ड फिजिक्स। ठीक है, अब उस फिजिक्स के बारे में बात करते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में। अब फिजिकली थोड़ा इसे बता दूं मैं, फिजिकली किस चीज़ को माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। देखो, फिजिकली हम देख सकते हैं कि एक दूसरे की हाइट देख सकते हैं, लंबाई वगैरह। ठीक है, किसी का टेम्परेचर देख सकते हैं, भाई इनको महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं टेम्परेचर वगैरह को। ठीक है, उसके अलावा अब मैं आपसे बोलूँ, मैं बातें कर रहा हूँ या आप लोग हंस रहे हैं या किसी भी तरह की ऐसी फीलिंग को आप कहीं ना कहीं मेजर नहीं कर सकते हो। फिजिकल वे में नहीं कर सकते ना, हंसना रोना, क्या इनको मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते, तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, तो देखो, भौतिक राशियों का वर्गीकरण, यदि मैं इंग्लिश में बोलूं क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इन सब का एक एक वर्ड का हम अर्थ समझेंगे धीरे धीरे। देखिए, पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो दिशा एवं परिमाण के आधार पर है, इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, और दूसरा है वो है मापन यानी मेजरमेंट, मात्रक यानी यूनिट के आधार पर। फिर उसके बाद भी आगे थोड़ा आगे चलेंगे, दिशा और परिमाण में कुछ अदिश राशियाँ होती हैं यानी कि स्केलर क्वांटिटी, कुछ वेक्टर क्वांटिटी होती हैं सदिश राशि। ये हुआ सिंपल। अब समझते हैं थोड़े छोटे वर्डों को। ये वर्ड जो लिखे हुए हैं क्या, देखिए, राशि का मतलब होता है क्वांटिटी, कोई वैल्यू। राशि का क्या मतलब होता है? कोई वैल्यू या क्वांटिटी। और परिमाण, कुछ लोगों को डाउट ये होगा कि परिणाम और परिमाण में क्या डिफरेंस है। देखो, परिणाम होता है एक रिजल्ट, जो आपका रिजल्ट आता है, जैसे एग्जाम से दिया आपने, जो मेहनत की उसका रिजल्ट आता है। लेकिन परिमाण क्या, एक वैल्यू है, अपने आप में मान है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब देखिए, अदिश राशि और सदिश राशि, पहले इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अदिश राशि क्या होती हैं? जैसा कि आपको नाम से इंडिकेट हो रहा है, अदिश, आपको यही पता है, आपने यदि हिंदी पढ़ी हो, जहाँ पर छोटा लग जाता है तो उसका मतलब होता है उल्टा, यानी कि जिसमें दिशा ना हो। अदिश का मतलब क्या हुआ? जिसमें दिशा ना हो, अदिश। ऐसे ही जहाँ पर साथ समा लग जाता है उसका मतलब होता है सहित, यानी कि साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिशा के साथ। सिंपल, नाम से तो ये हुआ इंडिकेट। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं, इनके जो एग्जाम्पल है वो क्या है, ऐसी सदिश राशियों के एग्जाम्पल वो क्या है। ठीक है, अब उसको हम एक बार फील करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल बोलूँगा, आप उनको बताना महसूस करके। मैंने बोला आपसे मास, मैंने मास बोला यानी कि भार। मैंने आपसे भार बोला, सॉरी द्रव्यमान। मैंने आपसे क्या बोला? द्रव्यमान बोला। अब आप बताइए, द्रव्यमान जब बोला है मैंने 5 किलोग्राम, तो इसमें मुझे कोई दिशा की जरूरत पड़ी? मैंने आपसे पूछा, जब मैं 5 किलोग्राम बोला मैंने, कि मुझे नॉर्थ डायरेक्शन में मेरा जो मास है वो कितना है? 5 किलोग्राम। ऐसा कोई बोला नहीं कोई। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई दिशा की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, ऐसी मैं बोलूँ दूरी, मैंने कोई डिस्टेंस बोली, 5 किलोमीटर बोल दिया मैंने। अब बताइए, इस 5 किलोमीटर के लिए मुझे डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी क्या, दिशा की? मैंने आपसे बोला कि मैं 5 किलोमीटर चल के आया हूँ, क्या मैं आपको ये बताऊँगा कि मैं नॉर्थ दिशा से चल के आया हूँ या साउथ से या ईस्ट से या वेस्ट से? नहीं ना। तो ये भी क्या हुई? अदिश राशि।
इन दोनों में क्या है, अदिश राशि हुई है, इसका मतलब ये हुआ इनमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही बहुत सारी हैं, ऐसे ही चाल यानी कि स्पीड, सिंपल। मैं आपको इन सब के एग्जाम्पल लिखाऊंगा, ठीक है, पहले समझ लें एक बार इनको। ऐसे ही सदिश राशि क्या होती हैं, सदिश राशि क्या होती हैं, सदिश राशियाँ होती हैं जिनमें दिशा की जरूरत पड़ती है। यानी कि पहले वाले में मैंने देखा 5 किलोग्राम क्या है मेरा, 5 इसमें क्या है, ये है मैग्नीट्यूड, यानी कि परिमाण, ये क्या है, परिमाण। 5 क्या है मेरी, मैंने बताया मैग्नीट्यूड मतलब होता है परिमाण यानी कि वैल्यू। 5 किलोग्राम क्या होगी मेरी, परिमाण हो गया। अब बताना इसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, इसका मतलब होगा ये अदिश राशि हो गई। ऐसे इसमें ये परिमाण हो गया मैग्नीट्यूड, ठीक है। ऐसे ही मान लो स्पीड कोई मान लो 80 की kmph, किलोमीटर पर आवर, इसमें भी परिमाण हो गया। इसमें मुझे कोई दिशा की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपल। अब इसमें बात करते हैं सदिश राशि में। सदिश राशि में क्या होता है, इसमें दिशा के साथ साथ यानी डायरेक्शन के साथ साथ मुझे मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है, या मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट, यानी कि क्या हुआ, विस्थापन। इन सबको एक बारी बारी से करेंगे, पहले एक बार थोड़ा समझ लें। ऐसे वेलोसिटी, ठीक है, यानी कि वेग। ऐसा ही फोर्स यानी कि बल, और भी हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसको भी समझने की। मैंने आपसे बोला डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, पहले फोर्स के बारे में बात करते हैं। मैंने आपसे बोला कि आपने फोर्स लगाया, आपने बोला कि 5 न्यूटन का या 10 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया, तो मैं आपसे बोलूँगा कि आपने फोर्स कहाँ लगाया या किस दिशा में लगाया। यानी ये मान लीजिए कि आपने फोर्स मेरे ऊपर लगाया, तो मैं ये पूछूंगा कि आपने फोर्स किस साइड से लगाया। भाई पीछे की साइड से लगाया तो मैं आगे की तरफ जाऊँगा, या लेफ्ट से या राइट से। तो इसके लिए मुझे क्या है, डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। और आपने ये भी देखा होगा क्वेश्चन जब आते हैं हमारे, तो क्या लिखा होता है, इस तरीके से लिखा होता है, ये बॉक्स बना है, इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाए, तो एक डायरेक्शन इंडिकेट होती है, इसमें होती है ना क्वेश्चनों में। इसका मतलब ये हुआ फोर्स में मुझे क्या जरूरत है, मुझे फोर्स में डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। ऐसे डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट, सिंपल। अब आपसे मैं पूछूं, मैं बोल रहा हूँ मैं इस पॉइंट पर हूँ, ठीक है। इस पॉइंट से मैं क्या हुआ, मैं यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया, यानी कि मान लो मैं यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर इधर चला गया। अब आप बताइए, जब मुझे अपनी स्थिति बतानी होगी तो मैं कैसे बताऊंगा। मैं किसी दूसरे इंसान को अपना जो लोकेशन है बताऊंगा तो कैसे बताऊंगा। मैं बोलूँगा मैं जो सेंटर वाला पॉइंट है उससे मैं ईस्ट में कितना हूँ, 5 मीटर दूर हूँ, किसमें, ईस्ट में। तो इसमें भी मुझे दिशा की जरूरत पड़ गई, यानी डायरेक्शन की। तो इसलिए क्या हुआ, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट में ही मुझे क्या हुआ, डायरेक्शन की जरूरत पड़ी। सिंपल हुआ यहाँ तक। ऐसे ही हर डेफिनेशन को समझेंगे और उसके बाद पता लगाएंगे कि कैसे कैसे ये सदिश राशियाँ हुई या अदिश राशियाँ हुई, ठीक है। क्लासिफिकेशन करेंगे, पहले थोड़ा बहुत एक बार ओवरव्यू समझ लीजिए, उसके बाद डेफिनेशन बाई डेफिनेशन करेंगे, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसमें, अब जो दूसरा क्लासिफिकेशन हुआ है मेरा, मापन यानी मात्रक, इन सब के बारे में, ठीक है। अब पहले ये समझेंगे कि ये मात्रक की आवश्यकता क्यों हुई मुझे, यूनिट की जो मुझे ज़रूरत पड़ी वो क्यों पड़ी। अब बताइए, मैं एक सिंपल सा उदाहरण आपसे लूँगा। मैं आपसे ये बोलूँ कि आप दुकान पे जाइए और 10 ले आइए, 10 चीनी ले आइए, तो आपके जो माइंड में क्या आएगा ख्याल, आपके माइंड में ये ख्याल आएगा कि 10 ग्राम चाहिए, 10 किलो चाहिए, 10 कुंटल चाहिए, भाई यही ख्याल आएगा सिंपल तरीके से। तो हमें किसी भी वैल्यू को बोलने के बाद हमें ये पता लगाना होगा कि उसके पीछे क्या उसकी यूनिट लग रही है। जैसे ही आपने 10 लीटर बोला तो हम समझ जाएंगे कोई ऑयली यानी कि जो लिक्विड चीज़ की बात हो रही है, या फिर वो ऑयल हो या कुछ भी, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा मुझे जब भी कोई वैल्यू बोलूँगा उसके पीछे यूनिट नहीं पता, तब तक मैं उसका कोई सार्थक रूप नहीं निकल सकता, उसका कोई अर्थ नहीं निकल सकता। ऐसे ही मैंने बोला, मान लो मैं दौड़ के आया हूँ, मैं बोला मैंने 5 दौड़ के आया हूँ, जब तक आप ये डिफाइन नहीं करेंगे कि मैं 5 मीटर दौड़ के आया हूँ या 5 किलोमीटर दौड़ के आया हूँ या एनीथिंग, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर वैल्यू को एक यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, उस यूनिट के बिना वो वैल्यू अधूरी है,
समझ में आया इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अब उसके बाद मापन की, अब जो भी हम वैल्यू बोल रहे हैं उसका कोई मेजरमेंट तो होना चाहिए, यानी मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, किस में है ये, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा, अब बात आई, ये भी 3 कैटेगरी में डिफाइन हो गई। कैसे? पहली हुई मूल राशियाँ, इन्हें बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं इसके बारे में बात करेंगे। फिर हुई डेराइव्ड। अब देखो फंडामेंटल क्या होती हैं, जो राशियाँ सबसे पहले उत्पन्न हुई, जो राशियाँ सबसे पहले उत्पन्न हुई, जैसे कि मान लो हमारी लेंथ हुई, भाई लेंथ हुई, टेम्परेचर हुआ, ऐसे हुई ना, लेंथ, टेम्परेचर, और ठीक है, वो इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। ऐसे ये डेराइव्ड क्वांटिटी कौन कौन सी है हमारी, डेराइव्ड क्वांटिटी कौन कौन सी है हमारी। अब जो इन क्वांटिटियों की हेल्प लेके बनी है, जो फंडामेंटल क्वांटिटियों की हेल्प लेके बनी है डेराइव क्वांटिटी, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे देखो एग्जांपल ले लेते हैं एक बार, एरिया, एरिया होता मेरा लेंथ इनटू विड्थ LB, या मैं बोलूँ हाँ एरिया मान लो, ठीक है, अलग अलग होते हैं, स्क्वायर का, रेक्टेंगुलर, सबका। अब बताइए इसमें क्या हुआ, लेंथ की जरूरत पड़ी मुझे, यानी कि इसे मीटर में और इसे भी मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। भाई मुझे इसमें क्या जरूरत पड़ी, मुझे लेंथ की, और लेंथ मुझे क्या मेजर करता हूँ मैं, मीटर में, तो इसका मतलब क्या हो, मीटर स्क्वायर। अब ये जो लेंथ थी वो क्या थी, फंडामेंटल क्वांटिटी थी, इसकी जरूरत पड़ी मुझे 2 बार, तब मेरा क्या निकला, एरिया। इसका मतलब जो इसकी जो राशियाँ हैं डेराइव्ड क्वांटिटी, वो क्या है, इनकी हेल्प लेके बनी है। इन सबको डिफाइन करूँगा मैं धीरे धीरे, पहले एक बार ओवरव्यू स्ट्रक्चर समझ लें। ऐसी ये कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी, इसका मतलब पूरक राशि। ये राशियाँ 2 होती हैं जो बाद में आई हैं, ये 2 राशि बाद में आई हैं, ये राशि होती है 7 टोटल, इसके बारे में बात करेंगे। ये 2 राशि बाद में आई हैं, इसको भी एक बार डिफाइन करेंगे। पहले ये बताइए ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया क्लियर तरीके से। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। मैंने बताया आपको भौतिक राशियों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इनको मैं 2 कैटेगरी में डिफाइन करता हूँ। पहली जो कैटेगरी है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यानी कि कोई भी क्वांटिटी हो, कोई भी राशि है, उसमें क्या क्या हो सकता है, डायरेक्शन भी हो सकती है, मैग्नीट्यूड भी हो सकता है, या वो साथ में हो सकती हैं। पहले मैंने देखा अदिश राशियाँ यानी कि स्केलर क्वांटिटी, ये जो राशियाँ होती हैं जिसमें जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है अदिश राशियाँ, यानी कि इसमें दिशा नहीं है। अब वो दिशा नहीं है, ऐसी कौन सी क्वांटिटी होती हैं, ठीक है। तो मैंने देखा मास है, द्रव्यमान, डिस्टेंस दूरी, स्पीड, बहुत सारी राशि ऐसी, ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ऐसे ही मैंने बताया वेक्टर क्वांटिटी, इसमें क्या देखा मैंने, वेक्टर क्वांटिटी में जिसमें दिशा साथ में हो और मैग्नीट्यूड भी हो। अब देखो वेग के लिए मैंने वेग बताया 10 मीटर पर सेकंड, या डिस्प्लेसमेंट बताया मैंने 15 मीटर या 5 मीटर, जो मैंने एग्जांपल लिया था अभी, फोर्स 10 न्यूटन का लगाया था मैंने, इस डायरेक्शन में या नीचे या ऊपर या डाउन, जो भी है जितना भी है, ठीक है। ऐसे ही मैंने बताया जो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होती हैं, मूल राशियाँ, अब जिनसे जो यूनिट बनी है, जैसे लेंथ होगी, मैंने लेंथ बताई अपने एग्जांपल लेके, ठीक है। अब लेंथ से क्या हुआ, एक लेंथ से मैंने एक क्या हुआ डेराइव्ड क्वांटिटी निकाली, यानी कि एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, लेंथ इनटू विड्थ, यानी मीटर इंटू बराबर मीटर स्क्वायर, हमेशा जो एरिया आता है मीटर स्क्वायर में आता है। ऐसी कॉम्प्लीमेंट्री ये जो 2 बाद में आई है इसके बारे में बात करेंगे। पहले ये बता समझ में आया ये। अब इसमें छोटी छोटी ये चीज़ रह गई, इनको एक बार लिख लेता हूँ मैं। देखिए एक बार मैं इनको एक बार रफ करके नाम लिखता हूँ एक बार। देखो दूरी यानी कि डिस्टेंस, ठीक है, सिंबल से बोल देता हूँ मैं एक बार। स्पीड यानी कि चाल, ये स्पीड हो गई, ठीक है। उसके बाद मास बताया था आपको, द्रव्यमान, ये मास है, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि आयतन, ये थोड़ा सा उल्टा लिख लिया इसका मतलब, ये आयतन। उसके बाद टाइम यानी कि समय, ठीक है ना। इसके बारे में बात करेंगे एक बार, अब इसे भी लिख लें एक बार। देखो इसमें मोमेंटम होता है यानी कि संवेग, उसके बाद कोणीय वेग, उसके बाद ठीक है, थोड़ा सा बात करते हैं नेक्स्ट वाले में। अब मूल राशियाँ को देखो,
लेंथ हो गई, उसके बाद मेरा टाइम हो गया, उसके बाद मेरा टेम्परेचर हो गया, उसके बाद मास हो गया, उसके बाद मेरा इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, उसके बाद मेरा ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, उसके बाद पदार्थ की मात्रा। ठीक है, और ये होती है मेरी समतल कोण यानी कि प्लेन एंगल, समतल कोण, और दूसरा होता है ठोस कोण। ये फर्स्ट हो गया, ये दूसरा ठोस कोण, ठोस कोण यानी कि सॉलिड एंगल। मैं एक बार और इसको रिपीट कर देता हूँ। देखिए मैंने बताया अब तक, इसमें क्या देखो, दूरी, क्या मुझे दूरी को बताने के लिए कोई दिशा की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। उसके बाद मैंने देखा चाल, स्पीड, जब आपकी जो गाड़ी, आपकी जो मोटरसाइकिल है या कोई भी ऐसा वाहन है, जब आपको उसमें मीटर में स्पीड दिखाता है तो बताइए क्या उसमें दिशा दिखाता है? क्या नहीं दिखाता, यानी कि दिशा की जरूरत नहीं पड़ती मुझे डायरेक्शन की। उसके बाद देखो द्रव्यमान, मास। अब मैंने बोला आपका मास 50 किलोग्राम है, 40 किलोग्राम है, 30 किलोग्राम है, तो इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी ना। अब बढ़ते नेक्स्ट, वॉल्यूम, आयतन। मैंने बोला आपके पास आयतन क्या होता है भाई? 3 यूनिट से बन जाए, आयतन बनाए 3 यूनिट से। अब देखिए मैंने बोला आपके पास 1 लीटर की बोतल है। अब आप बताइए 1 लीटर की बोतल है तो क्या मैंने इस पर आपको ये बताया कि आपकी जो दिशा है वो क्या है? इसमें इस पानी की दिशा बताई क्या? नहीं बताई ना। इसका मतलब ये हुआ वॉल्यूम भी मेरा क्या हो गया? अदिश राशि। ऐसी टाइम, मैंने बोला आपसे कि मैं यहाँ पर 10 सेकंड में पहुँच गया, तो बताइए जब मैंने 10 सेकंड बताया आपसे, क्या मैंने आपको डायरेक्शन बताई कि मैं डायरेक्शन 10 सेकंड में नॉर्थ डायरेक्शन में पहुँच गया या साउथ में पहुँच गया या ईस्ट में पहुँच गया या वेस्ट में? कोई नहीं बताया ना मैंने। इसका मतलब ये हुआ अदिश राशियाँ क्या हो गई जिसमें मुझे दिशा की जरूरत नहीं पड़ी। सिंपल। फिर बात करता हूँ मैं सेकंड। फिर मैंने देखा डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन बता दिया मैंने आपको, वेलोसिटी बता दी, फोर्स बता दी, संवेग, कोणीय वेग, इस सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के। ये फंडामेंटल क्वांटिटी होती है 7। लेंथ, लंबाई, लंबाई एक पहली यूनिट है। जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है वो क्या होती हैं? जो शुरुआती जो यूनिट होती हैं। तो लेंथ सबसे पहले आ गई, टाइम भी बना था सबसे पहले, टेम्परेचर भी बना था, मास, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनेस ऑफ इंटेंसिटी, उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये बता दिया मैंने आपको डायरेक्ट। धीरे धीरे इसके बारे में बात करेंगे। देखो एरिया, वॉल्यूम हुआ, ये सब इसी में आ जाएंगे क्योंकि ये बाद में बनी है। किन से बनी है? ये इनसे बनी है, लेंथ वगैरह से। ऐसी बताया मैंने समतल कोण, समतल कोण और ठोस कोण, इसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। देखिए यही बात करते हैं। मैंने बना दिया ये क्या? सर्किल। सिंपल। मैंने सेंटर कर दिया यहाँ पर और मैंने ये क्या कर दिया? यहाँ से एक चाप काट दिया, आर्क। अब बताइए, एक तरीका तो ये है कि मैं इसको मेजर कर लूँ भाई, इसको मेजर कर लूँ मीटर वगैरह में। और आपको यही पता है कि एक तरीका ये भी तो है कि मैं इस थीटा को मेजर कर लूँ भाई। इस थीटे के अनुसार तो मान लो ये परिधि कुछ भी सही, ठीक है, पेरीफेरी कुछ भी सही। अब ये जो एंगल के हिसाब से तो बटी हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको एंगल के थ्रू और इसको पेरीफेरी के थ्रू दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसलिए ये जो एंगल आया और ये प्लेन में बना है, क्या ये प्लेन में बना है, यानी कि मैं कुछ सिक्का ले लूँ वृत्त का और उसके प्लेन में बना हुआ है तो इसे बोलते हैं प्लेन एंगल। समतल कोण, समतल में बना हुआ ये कोण है, इसलिए ये लास्ट में आई है यानी कि पाद में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट और है, नेक्स्ट है मेरा ठोस कोण। जब मैं इसी सर्किल को कोई बॉल के रूप में कन्वर्ट कर दूं, कोई फुटबॉल के कन्वर्ट कर दूं, जैसे आपने तरबूज खाया है कभी, जब तरबूज से आप छोटी सी एक छोटा सा हिस्सा काट के निकालते हैं एक कौन शेप में, तो वो होता है मेरा कौन सा? ठोस कोण। समझ में आया? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है, मैं इसको एक बार रफ पढ़ दूं, उम्मीद है कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। अब यहां से स्टार्ट करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए अदिश राशि के बारे में बात करते हैं जितनी भी थी। मतलब स्केलर क्वांटिटी, सिंपल।
उसमें माना था मैंने, क्या माना था पहले, एक चाल मान लीजिए, चलो ठीक है, यानी कि स्पीड। सिंपल। स्पीड क्या होती है? दूरी बट्टे समय, यानी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, बहुत लैंग्वेज है। ठीक है, अब बताइए, पहले ये समझते हैं दूरी क्या होती है। दूरी क्या होती है? किसी भी पाथ की लंबाई, मान लो मैंने यहाँ से यहाँ पर जाना स्टार्ट किया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है मेरी, वो क्या है? मेरी दूरी। आप कहीं भी चले जाएं, आपकी जो दूरी है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। मान लो मैं यहाँ से चला, स्टार्ट किया मैंने, यूँ चला यूँ चला यूँ चला यूँ चला, तो दूरी क्या है? वो सभी जगह की जोड़ेगी, ये यहाँ की भी, यहाँ की भी, फिर यहाँ की भी, फिर यहाँ की भी, यहाँ की भी। ठीक है, यानी किसी भी पाथ की लंबाई, किसी भी पथ की लंबाई, वो क्या कहलाती है? मेरी दूरी। सिंपल। और टाइम आपको पता है कि जो टाइम उस दूरी को, उस पाथ को पहुंचने में लगा है, वो क्या हुआ? मेरा टाइम, जितना टाइम लगा है। यदि उस दूरी में मैं टाइम का डिवाइड कर दूं तो मेरे क्या निकलेगा? चाल। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ये तो बना। अब बताइए, जो दूरी है उसे किस में मेजर करते हैं, हम नापते हैं? दूरी को मापते हैं हम हमेशा मीटर में, तो मीटर लिख दूं मैं यहाँ पर, मीटर। टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकंड में। उम्मीद है कि छोटी छोटी चीज़ आपको आती होंगी अच्छे से। तो मेरा जो यूनिट बनी, क्या बन गई? मीटर पर सेकंड, यही बन गई ना। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, उसके बाद अब बढ़ते हैं एक पॉइंट और इसमें। अब बताइए आपको, जो मैं मीटर है, जब आपने यदि 11th की हो तो 11th में आपको विमान निकालने के लिए बोलता है कि विमान निकालिए, डायमेंशन। अब बताइए, एम की यानी मीटर की डायमेंशन क्या होती है? एल। और इसकी डायमेंशन क्या होती है? टी। ये होती है ना भाई। मीटर को किसमें मेजर करते हैं हम? एल में, लेंथ के थ्रू, लेंथ से इंडिकेट करते हैं। तो देखिए क्या बन गया ये, एम, एल और टी जी। तो उसके बाद क्या निकलेगा? एल टी माइनस के 1। यहाँ पर एम जीरो लिख सकते हैं, एम में होता है मास, जो मास है नहीं है तो एम हम जीरो भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, एम जीरो एल टी माइनस के 1। उम्मीद है समझ में आया होगा। मैंने बताया स्पीड क्या होती है, जितनी मैंने दूरी तय की है। मान लो मैं यहाँ से दिल्ली से, मान लो मैं मुंबई गया हूँ, दिल्ली से मैं मुंबई गया हूँ, और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है मेरी कितनी? 50 किलोमीटर। 50 तो नहीं होगी, मान लो 1500 किलोमीटर मान लिया मैंने। ठीक है, अब जो मैंने दूरी है वो मान लो मैंने ट्रेन से तय की है किसी से भी, और मैंने मान लो उसमें मैंने 3 घंटे लगाए हैं। ठीक है, तो मेरी स्पीड क्या आ गई? 500। तो मेरी स्पीड आ गई 500 kmph, किलोमीटर प्रति घंटा। मैं 1 घंटे में क्या कर रहा हूँ? 500 किलोमीटर क्रॉस कर रहा हूँ, तो मेरी क्या हो गई है? स्पीड। समझ आया? उसके बाद मैंने फिर से बताया कि डिस्टेंस को मेजर करता हूँ मीटर में, और टाइम को मेजर करता हूँ मैं सेकंड में, यानी कि मैं जो दूरी बताता हूँ मीटर बताता हूँ, और टाइम बताता हूँ सेकंड में। उसके बाद फिर मेरी जो वो निकली यूनिट क्या निकली? मीटर पर सेकंड। यदि मैं इसको बेमा में, ये क्या है इसकी? बेमा, यानी डेरिवेशन, बेमा डायमेंशन, सॉरी। तो बेमा निकालूंगा तो मीटर को क्या किस में मापता हूँ मैं? एल से इंडिकेट करता हूँ, और टाइम को टी से। देखो एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, मीटर को करते हैं एल से, समय को करते हैं टी से, और द्रव्यमान को करते हैं एम से। ये जब विमान निकालते हैं ना, तब इनका यूज होता है। तो हम याद रखेंगे, मीटर, जो मीटर दूरी है उसको हम विमा के रूप में लिखेंगे तो एल से इंडिकेट करेंगे। ऐसे ही समय को टी से और द्रव्यमान को एम से। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने आपको साथ के साथ निकलवा दिया है कि एल ऊपर है, टी नीचे प्लस बना है, तो ऊपर जाएगी तो माइनस की 1 हो जाएगी। तो मेरा आंसर क्या जाएगा? एम। एम इसमें है नहीं तो मैं 0 मान लिया, एल टी माइनस के 1। समझ में आया? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर, बहुत फास्ट करेंगे। अब देखिए, मैंने आपको डिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, स्पीड ही मैंने आपको बता दी, सिंपल। टाइम सिंपल आपको यही बता दिया, सिंपल टाइम बता दिया। उसके बाद मास
मास ही बता दिया आपको, सिंपल। जो यूनिट है हमारी, जो अदिश राशियाँ हैं वो सब बता दी मैंने, ठीक है। एक दो रह गई हैं, उसकी भी बात कर लेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं सदिश राशि। सदिश राशियों की ओर। सदिश राशि में क्या बताई थी आपको, पहला मैं ले लेता हूं एक बार विस्थापन। इसे लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो समझ लेते हैं इसको। मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेके आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, मैं इस पॉइंट से मैंने चलना प्रारंभ किया और मैं इस तरीके से यूँ हो गया और फिर मैंने यूँ हो गया और मैं यहाँ पहुँच गया। तो देखो, इससे दूरी भी डिफाइन करूँगा मैं यहाँ से चला मान लो 4 और यहाँ चला 3, ठीक है। और मैं यहाँ पे मेरी फाइनल पोजीशन हो गई है और ये थी मेरी इनिशियल पोजीशन, यानी कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, सिंपल। अब बताइए, मैं यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो मुझे पूछा है किसी ने डिस्प्लेसमेंट, तो हमेशा बताऊँ मैं, डिस्प्लेसमेंट जब भी निकालते हैं हम तो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति की जो न्यूनतम दूरी है, अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति की जो न्यूनतम दूरी है, तो देखो न्यूनतम तो कम से कम तो यही है ना, मिनिमम डिस्टेंस है वो ये वाली है। और यदि मैक्सिमम डिस्टेंस बात करूँ तो क्या है, ये वाली है। जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसे बोलते हैं दूरी। तो इसमें दूरी कितनी हो गई, दूरी मेरी हो गई 4 + 3 = 7। इसे मीटर लिख लो, 7 मीटर। लेकिन मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, विस्थापन। और आपको ये पता है, जब आपने थोड़ा सा पाइथागोरस प्रमेय लगाई होगी, तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 और 9 25, 25 का रूट कितना हो गया 5, तो विस्थापन हो गया मेरा 5 मीटर। तो ये एक्चुअल क्या निकला है मेरा, ये विस्थापन निकला आया जो मिनिमम डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। समझ में आया। तो इसका मतलब क्या हुआ डेफिनेशन के अनुसार कि विस्थापन क्या है मेरा, 2 पॉइंटों की, यानी कि जो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थितियों की जो बीच की न्यूनतम दूरी है वो क्या है मेरा, विस्थापन कहलाता है। सिंपल। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लेता हूँ। अब आप ये बताइए, मैंने कोई बॉल, एक एग्जांपल कहीं ना कहीं पेपर में आता है, मैंने कोई गेंद या बॉल ऊपर फेंकी। ये मेरा क्या है, प्लेन है। मैंने यहाँ से बॉल फेंकी और इस तरीके से मान लो मैंने 10 मीटर 50 मीटर मान लो, ठीक है, 50 मीटर मैंने फेंकी बॉल, और बॉल यहाँ पर मेरी आ गई, ठीक है। उसके बाद ये बॉल फिर से नीचे आ गई और यहाँ पर आ गई। तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या हुआ, तो मैं क्या बताया था आपको, डिस्प्लेसमेंट बताया था मैंने, अंतिम स्थिति ये वाली और प्रारंभिक स्थिति तो ये भी थी। अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति, उन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। तो बताइए, ये यहीं पहले भी धरती पर था और बाद में धरती पर आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने कोई दूरी तय की नहीं की, सॉरी। तो इसका मतलब क्या हुआ, विस्थापन मेरा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0। विस्थापन क्या हो गया, 0। लेकिन दूरी क्या हो गई, तो बताइए, दूरी हो गई मेरी 50 मीटर ऊपर चला और 50 मीटर नीचे आ गया, तो दूरी हो गई मेरी 100 मीटर। ये प्रश्न बहुत आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये निकला कि 0 दूरी हमारी कभी 0 नहीं हो सकती, लेकिन विस्थापन हमारा 0 हो सकता है। विस्थापन हमारा दूरी के बराबर भी हो सकता है भाई। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं इस रोड से चला और 10 मीटर चलाया, यहाँ पर रुक गया, तो बताइए दूरी और विस्थापन, तो दूरी भी सेम हो गई और विस्थापन भी सेम हो गया। ये डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो गए ना, सिंपल तरीके से। तो इसका मतलब ये हुआ, दूरी विस्थापन समान हो सकते हैं लेकिन दूरी नेगेटिव नहीं हो सकती, और विस्थापन हमारा 0 हो सकता है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट।
देखिए वेग यानी कि वेलोसिटी, वेग या वेलोसिटी क्या होती है, इसकी मैं छोटी सी डेफिनेशन बोलूँ या इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बोलूँ मैं, तो वेलोसिटी होती है मेरा डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन अपॉन समय अंतराल यानी कि टी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी यानी कि उसने उसका जो किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। जैसे मैं बोलूँ मैंने यहाँ से कोई स्टार्ट किया अपनी गाड़ी चलाना, बाइक चलाना, ठीक है, और मैं यहाँ पर 100 मीटर गया, ठीक है, और मैं फिर से घूमकर इसी रास्ते पर आ गया और फिर से मैं यहीं पर आ गया। तो देखो दोनों ही कंडीशन अलग अलग हैं। हमेशा कभी स्पीड और वेलोसिटी को एक मत समझना। मैंने एक बार फिर से बोल दूंगा आपको, जो बाइक की जो स्पीड बताती है वो हमारी एक्चुअल स्पीड बताती है, लेकिन वेलोसिटी वहाँ पर कोई नहीं है। तो देखना एक बार, मैं यहाँ पर था, मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया 100 मीटर, फिर से यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो बताइए जो डिस्टेंस है यानी दूरी कितनी होगी, पहले तो ये बताइए 200 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया यानी कि विस्थापन कितना हो गया 0। तो मैं यदि विस्थापन की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा 0/t, टी मानता हूँ मैं, कोई टाइम लगा होगा उसकी मैंने वैल्यू की रखी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, आंसर मेरा 0, यानी कि वेलोसिटी क्या हो गई 0। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बॉडी अपनी स्थिति से जाकर और फिर से उसी स्थिति में आ गई, और मैं देखूंगा उन दोनों के जो बीच में दूरी कितनी है। तो देखो यहीं पर आ गई, यहाँ से स्टार्ट की थी, फिर से लौट के यहीं पर आ गई, तो इन दोनों की तो बीच की दूरी क्या है 0, और 0 वैल्यू पुट करते ही मेरा आंसर क्या है, वेलोसिटी 0। इसका मतलब ये एक्चुअल में मुझे पक्का पता लग गया कि जब भी मैं बाइक चलाता हूँ या कोई भी वाहन चलाता हूँ तो इसमें मेरी वेलोसिटी कभी 0 नहीं आनी चाहिए, और जो नहीं होती इसका मतलब ये हुआ कि वो मीटर में मुझे क्या दिखा रहा है, स्पीड, इसीलिए उसे बोलते हैं स्पीडोमीटर। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? अच्छा, इस समझ में आया वेलोसिटी, क्लियर। अब वेलोसिटी समझ में आ गई तो इसका ये बताइए, इस विस्थापन को, डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करेंगे, नापेंगे। भाई यहां से मैं यहां पहुंच गया तो इसमें मैं क्या नापूंगा, मीटर में नापूंगा। भाई इसको मैं मीटर में मेजर करूंगा, मापूंगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, मीटर। टाइम सेकंड, तो क्या निकला, मीटर पर सेकंड। अगर मैं इसकी विमा लूँ तो क्या आएगा, विमा फिर से वही, मास है नहीं है, यानी एम फॉर क्या होता है, द्रव्यमान मेरा मास है नहीं है, तो m0। एल कितनी हो गई, ये वाले मीटर एल को, तो L1 और T माइनस के 1। ठीक है, या मैं इस L1 को ना लिखूं तो ये अच्छा, m की पावर 0 है, LT माइनस के 1। समझ में आया वाला। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो थोड़ा सा टाइम का इशू है तो इसीलिए थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे, लेकिन कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जैसे ये चैप्टर मेरा यूनिट मेजरमेंट खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपके सामने लाइव क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है, और आप क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन लाऊंगा जिससे आपके डाउट सभी क्लियर हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। वेग, संवेग, मोमेंटम, ये उसके बारे में धीरे धीरे डेफिनेशन के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है, एक्चुअल में। ठीक है, समझ में आया इतना? अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। थोड़ी यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं एक बार अब, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा तुम पे डाउट पूछूंगा, मेरे डाउट हैं जो आपको बताने हैं, फिर उनको हम डिफाइन करेंगे अपने आप में। मैं इनको एक बार रफ कर दूं दोनों को। देखिए कुछ ऐसा यूनिट है,
ठीक है। ऐसे यूनिट्स हैं जैसे समय का, आप जानते हो समय का जो मात्रक होता है क्या नाम होता है, सेकंड में मेजर करते हैं, यानी कि सेकंड में। ऐसे ही लेंथ यानी कि लंबाई, लंबाई किस में, मीटर में। द्रव्यमान किलोग्राम में। उसके बाद एम्पियर यानी कि धारा, वो इसमें सॉरी विद्युत धारा, ये एम्पियर में, ठीक है, एम्पियर में ये। फिर ताप यानी कि टेम्परेचर, ये केल्विन में, केल्विन में। फिर उसके बाद पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा किसमें दोस्तों, मोल में, मोल में, ठीक है। उसके बाद लास्ट है ज्योति तीव्रता, क्या, ज्योति तीव्रता। इसे मेजर करेंगे, इसका यूनिट लिखेंगे कैंडेला, ठीक है, कैंडेला। दिख रहा है सही, ये हो गया। उसके बाद थोड़ा सा बात करेंगे जो एसआई यूनिट है, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल एसआई सिस्टम है, उसके बारे में बात करेंगे। देखो 3 तरह के सिस्टम पाए जाते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे ये सिस्टम क्यों यूज हुए बाद में, ठीक है। पहला सिस्टम है सीजीएस। सीजीएस का मतलब क्या है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। फिर है एफपीएस, फुट, पाउंड, सेकंड। और है तीसरा एमकेएस, मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ठीक है। अब देखो एक बार ये समझ लें, ये आखिर इनके यूज क्यों, मतलब क्या यूज हुए इनके, जो हमारे इसमें लाइफ में आए कहीं ना कहीं, ठीक है। देखिए नाम से इंडिकेट हो रहा है, जैसा कि आपको सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड नाम से इंडिकेट हो रहा है, ऐसे ही फुट, पाउंड, सेकंड, एमकेएस, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। अब देखिए मैं आपसे बोलूं कि हमें यदि कोई एक सिस्टम मिल जाए, मेरी बात समझने की कोशिश करना, यदि हमें कोई एक सिस्टम मिल जाए, मैं बोलूं मान लो हम आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं और या आउट ऑफ कंट्री से कोई माल आ रहा है, ठीक, और उन्होंने क्या किया, कोई माल हमें दिया, तो उनके जहाँ पे कोई सिस्टम चलता है, मान लो हर सिस्टम हमारे उनके यहाँ चलता है क्विंटल का, ठीक है। उन्होंने मुझे 1 क्विंटल मान दिया और हमारे यहाँ चलता है कौन सा, किलोग्राम का या ग्राम का, ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने मुझे 1 क्विंटल माल दिया और वो यहाँ पर आके क्या बोलूँगा मैं उनको, मैं बोलूँगा आपको 1 किलोग्राम। क्यों, क्योंकि हम तो इस यूनिट को जानते ही नहीं है भाई, हम इस क्विंटल वाली यूनिट को जानते ही नहीं है। या 1 मीटर बोली उन्होंने, मान लो 1 मीटर, ठीक है, उन्होंने 1 मीटर मुझे ये दिया, ठीक है, मैं समझूंगा 1 किलो में, क्योंकि मेरे यहाँ चलता है एक के बाद क्या चलता है, किसी ने मुझे दुकान पे जाके बोल दिया मुझे 1 दे दो, मैं समझ जाऊंगा ऑटोमेटिक वो किलोग्राम के बारे में बात कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ कोई यूनिट चलता ही नहीं है किलोग्राम के, मैंने ये सपोज किया है। तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों के बीच में क्या हुआ, एक डिफरेंस पैदा हो गया। अपनी कंट्री मान लो और दूसरी कंट्री, इन 2 कंट्रियों के बीच में क्या हुआ, एक डिफरेंस पैदा हो गया। इससे ये पता लगा कि दोनों की यूनिट अलग अलग हैं। अब दोनों की यूनिट अलग अलग है तो भाई कन्वर्ट करने में दिक्कत है। तो इसका मतलब इन लोगों ने क्या इसका संशोधन निकाला कि इन दोनों की एक यानी कि कंट्री लेवल पर एक यूनिट रखी जाए, जिसको हम एसआई यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनिट बोलते हैं। तो उस यूनिट का यूज किया जाए जिससे हमें आयात और निर्यात यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में कोई चीज़ की दिक्कत ना आए। तो इसलिए ऐसी
जो प्रणाली है, सिस्टम है, उनका उपयोग किया गया। सिंपल, समझ में आया? ये समझ में आया। समय का यूनिट मात्रक सेकंड, लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट यानी कि एम्पियर में, टेम्परेचर केल्विन, पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में, उसके बाद ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी कैंडेला। क्लियर? अब वो थोड़े से डाउट आपके सामने। देखो, मैंने आपके इसमें एक दो चीज़ें लिखी, एक भार, इसे बोलते हैं वेट, और दूसरा है द्रव्यमान, इसे बोलते हैं मास। अब आपको यही पता है कि हम जो अपना वेट मेजर करते हैं, भार में बोलते हैं 60 किलोग्राम, 70 किलोग्राम। मैंने बोला 60 किलोग्राम मेरा भार है, तो बताना इसमें मास कितना हो गया मेरा? मास कितना हो गया? तो मास मेरा कितना हो गया? मैं इसमें जो मेरी जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8, या मैं ये कह दूं 10 मान लूं मैं, मीटर पर सेकंड उसका। अब बताना ये जो भार बना है वो किससे बना है? W बराबर mg से। इसकी वैल्यू रख दूं मैं एक बार 60 किलोग्राम, ठीक है, 60 किलोग्राम मैंने रख दिया। मास मुझे पूछना है, जी की वैल्यू मैं 10 रख दूं, जब मैं 10 से इसे काटूंगा कितना हो जाएगा? 6 किलोग्राम। तो मेरा मास कितना आ जाएगा? 6 किलोग्राम। अब आप ये बताइए, मास की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 6 किलोग्राम। तो इसका मतलब पहले ये पता लग गया कि आपको ये दोनों डिफरेंस हैं अपने आप में। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हमने जो हमारा अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वीय त्वरण में हमने प्रवेश किया, ऑटोमेटिक जी का वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिक लगने लग गई, और जैसे ही हमारी जी की वैल्यू हमारे साथ पुट हुई तो हमारा जो वेट है वो दोनों ऐड करके आ गए, सिंपल तरीके से ऐड हो गए, निकल गया। अब बताइए, ये तो मेरा कांस्टेंट है ना, 6 किलोग्राम क्या है? कांस्टेंट। ये डिपेंड किस पे कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है मेरा किस पर? जी पर। जब जी की वैल्यू यहां पर 10 है तो मेरा 60 हो गया। ऐसे ही मेरा जो गुरुत्वीय त्वरण है वो मेरा चंद्रमा पर कितना है? 1/6 बोलते हैं हम। तो ऐसे ही जो 1/6 वैल्यू मेरी आएगी उसका मल्टीप्लाई फिर से हो जाएगा इस द्रव्यमान में, तो चंद्रमा का निकल आएगा वेट। भाई जब तो बोलते हैं हम कि मैं बोलता हूं कि 60 किलोग्राम भार मेरा कहाँ पर है? इस पृथ्वी पर है। तो बताइए चंद्रमा पर कितना होगा? तो मुझे ये पता है कि चंद्रमा पर मेरा जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, सॉरी गुरुत्वीय त्वरण होता है, वो कितना होता है? 1/6। तो इसमें 6 से भाग डिवाइड कर दूंगा मैं, तो 10 किलोग्राम क्या जाएगा मेरा मास? भारी तो द्रव्यमान तो आ जाएगा मेरा। तो ऐसे ये वैल्यू पुट होती है। तो क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि आप बताइए, यदि आपका जो द्रव्यमान है 50 किलोग्राम है या 60 किलोग्राम है, तो आपसे पूछेगा प्रश्न में कि बताइए चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा। तो बताऊंगा आपको, द्रव्यमान हमेशा ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, कभी नहीं बदलता। तो मेरा आंसर क्या आएगा? 60 किलोग्राम में 60 किलोग्राम, जो वैल्यू बोली है वही आएगी। तो द्रव्यमान मेरा कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। ऐसे ही एक वैल्यू होती है जी की 6.67 शायद ये होती है, ये लगभग होती है, ठीक है। ऐसे ये भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जी का मान ये भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये भी कभी चेंज नहीं होता, चेंज होता है ये वाला। अब पहले ये बता दूं मैं एक बार, इसको भी बता दूं, ये क्या है? ये जी हमारा, तुम्हें ये पता है, जब हम प्लेन में वर्क कर रहे थे यानी कि हॉरिजॉन्टल वे में काम कर रहे थे, तो मेरा एक एक्सेलरेशन आता था यानी त्वरण ए आता था ना, जैसे F बराबर ma, ये फार्मूला में यूज होता है। इसी प्रकार जब हमारा अर्थ का गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा तो हमारा बच्चे वहां पर क्या वैल्यू होगी? जी की वैल्यू इसलिए यहां पर आई थी क्योंकि यहां पर हमारा अर्थ का गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा था। यहां पर क्या है, हम एक आर्टिफिशियली यूज कर रहे हैं भाई, सिंपल। ये है क्या, इसे भी एक बार डिफाइन कर देते छोटा सा, थोड़ी सी देर में इसको भी डिफाइन करता हूं मैं एक बार, एक को भी, ये भी डिफाइन नहीं हुआ अभी। त्वरण क्या है? एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है क्या? ये है, देखो एक्सेलरेशन का मतलब होता है एक्सीलेटर, मैं तो ये मानता हूँ एक्सीलेटर।
जैसे ही हमने बाइक का एक्सीलरेटर बढ़ाया, इसका मतलब क्या हुआ, रेस बढ़ गई, ऐसे कम किया घट गई। तो वही तो है ये तुरंत गया है, वही है। इसकी मैं एक बार फॉर्मूला देखूँ, इसका क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल, या हिंदी में लिख दूँ इसको समयांतराल। वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल, यानी कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया, किसके रेस्पेक्ट में, समय के रेस्पेक्ट में। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, मान लो ये दो रोड हैं, ठीक है, इन दोनों पे बंदे क्या हुए, दौड़ रहे हैं, ठीक है, और ये बंदा थोड़ा सा आगे है। ये दो बंदे दौड़ रहे हैं इस रेस में आगे की तरफ। ये दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये दौड़ रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल। अब बताना, ये दोनों दौड़ रहे हैं, लेकिन इसको ये लगा कि मैं कहीं ना कहीं हार जाऊंगा, दौड़ रहे हैं मान लो तो हार जाऊंगा, तो इसने क्या किया, इसकी रेस्पेक्ट में इसने क्या किया, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से और बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। यानी कि जो वैल्यू कम रह गई थी उसने फिर से एक स्टार्ट कर दिया इसी बढ़ाना, यानी कि ये इसके बराबर आ गया या इससे फास्ट निकल गया। तो जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, यानी कि जो वेलोसिटी मेरी मान लो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या किया उसने 10 कर दी, या मान लो इसने 20 कर दी, यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दी इसने। इसका मतलब क्या हुआ, ये 5 से कितना होगा चेंज, ये 5 से चेंज हो गया 20 में, तो होगी मेरी 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी तुरंत हो गया, यानी कि चेंज कर दिया इसने, बढ़ा दी स्पीड। अब ये चेंज मेरा आया है वो कितने समय में आया है, वो मेरा चेंज आया है वो कितने समय में आया है, ठीक है, ये मीटर पर सेकंड है, ठीक है, ये मीटर पर सेकंड है और ये भी मीटर पर सेकंड है और ये भी मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ाऊंगा और वेलोसिटी यूनिट क्या होती है, मात्रक, मीटर पर सेकंड। तो देखना, अब जब मैंने ये बढ़ाया मीटर पर सेकंड के हिसाब से वेलोसिटी 15 बढ़ गई, 15 मीटर पर सेकंड। अब कितने समय बढ़ गई, मान लो ये 5 सेकंड में बढ़ गई, कितने बढ़ गई, 5 सेकंड में, तो 5 से इसे काट दूंगा मैं 3, तो ये निकला 3 मीटर। अब देखो इसे एक बार डिफाइन करता हूँ, मीटर, यहाँ पर देखिए वेग में परिवर्तन, वेग मेरा वेलोसिटी किस में मेजर होती है, मेरी मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, समयांतराल सेकंड में। नीचे बंद कर लूँ, ये नीचे क्रॉस होगा, इससे होगा तो मेरा आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये तो होता है। अब इसे एक बार विमान बदल दूँ मैं, एम एल टी, तो टी माइनस की 2, ये निकली इसकी विमा यूनिट, ठीक है। डायमेंशन ये समझ में आया 3। अब ये 3 क्या निकला, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि इसने हर सेकंड 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के सामने इसने स्पीड बढ़ाई, समझ में आया। तब ये क्या हुआ, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर पहुंच गया, चेंजिंग आ गई सिंपल तरीके से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखो आज हमने क्या सीखा, हमने जितने भी यूनिट हैं वो सीखी, उसके बाद थोड़ी बहुत भी यूनिट रह जाएंगी कोई भी, तो उसे क्वेश्चन के थ्रू डाउट क्लियर कर लेंगे हम, ठीक है। हमने जो सीखा है आज उसको पहले एक बार आप रिवाइज करना, कोई भी डाउट हो आप डायरेक्ट टेलीग्राम लिंक के थ्रू मैसेज करना, ठीक है। उसके बाद यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना, जिससे नेक्स्ट वीडियो लाने में हमें मोटिवेशन मिले, ठीक है। और आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो मैंने कराया है उसे याद कर लेना अच्छे से। उसके बाद आपको क्या कराए जाएंगे, क्वेश्चन कराए जाएंगे। और मैं आपसे 100% गारंटी देता हूं कि जो मैं कराऊंगा पूरे साइंस जब मेरी खत्म हो जाएगी, जब मैं आपसे कह दूंगा कि मेरी साइंस इधर से खत्म हो गई है, आप कहीं के भी क्वेश्चन लगा लें, या आपके ग्रुप डी का जो एग्जाम होगा आप मैक्सिमम नंबर हासिल करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।